बेकाबू इश्क एपिसोड 6। सानिया के चेहरे पर आंसुओं की धार बह रही थी, लेकिन इस बार उसका फैसला साफ था और उसकी आंखों से उसका फैसला साफ दिख भी रहा था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं इनके खिलाफ कंप्लेन जरूर करूंगी। इन्हें जेल जाना ही चाहिए। ऐसे माँ बाप बाहर रहेंगे तो किसी और की जिंदगी को भी बर्बाद करेंगे। और रही बात विकास की, तो उसकी परवरिश मैं खुद करूंगी। वैसे भी तुम दोनों जैसे घटिया इंसानों के साथ अगर वो बड़ा हुआ तो वो भी तुम जैसा ही बन जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि उसका भविष्य भी अंधेरे में डूब जाए। यह सुनकर सविता और अरविंद दोनों की आंख की चीखें निकल गई। वे जमीन पर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर रोने लगे। पर इस बार तानिया का दिल नहीं पसीजा। उसकी आंखें भले ही भींगी हुई थी, लेकिन उनमें पहली बार आत्मविश्वास की चमक थी। तभी विराट ने तानिया के कंधे पर हाथ रखा और शांत मगर बेहद भरोसेमंद आवाज में कहा, तुम चिंता मत करो तानिया, विकास की पढ़ाई और उसके हर खर्च की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। उसे मैं अच्छे से अच्छे बोर्डिंग स्कूल में भेज दूंगा। वहां वह सेफ भी रहेगा और अच्छा इंसान भी बनेगा। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। विराट की बातों में एक अजीब सुकून था। तानिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें कृतज्ञता से भर गईं। उसने पहली बार लगा कि जिंदगी ने उसके हिस्से में भी सिर्फ दर्द नहीं लिखा, बल्कि एक कोई ऐसा भी भेजा है जो उसके टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ सकता है। सविता और अरविंद का रोना गिड़गिड़ाना जारी था, लेकिन इस बार उनकी आवाजें तानिया के दिल तक नहीं पहुंच रही थी। उसने नजरें फेर ली। अब फैसला हो चुका था। तानिया इन माँ बाप के को जेल भिजवाएगी, विकास की नई परवरिश होगी और खुद उसकी खुद की जिंदगी भी अब नए रास्ते पर चलेगी। जो आदमी तानिया को 50 लाख में खरीदा था, उसे आदमी का नाम रघुवीर था। और वह जब वहां का माहौल देखा कि वहां पुलिस कंप्लेन हो रही है, उल्टा वही फंसने वाला है, तो वह सबकी नजरों को चुराकर वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी एक हवलदार तेज नजर उस पर गई। सर, वो आदमी भाग रहा है, हवलदार ने चिल्लाया। इंस्पेक्टर जाकिर की आंखें फैल गई। पकड़ो इसे, किसी भी हाल में भागना नहीं चाहिए। इतना सुनते ही दोनों हवलदार चीते की तरह रघुवीर के पीछे भागे। होटल का कॉरिडोर अचानक भागते कदमों और चिल्लाहटों से गूंज उठा। रघुवीर पागलों की तरह सीढ़ियों से कूदता फांदता होटल के बाहर की तरफ भागा। 2 मिनट तक पीछा चलता रहा, लेकिन वह चालाक शिकारियों की तरह गली के मोड़ पर गायब हो गया। हवलदार हाँफते हुए खाली हाथ लौट आए। सर, वो हमारी पकड़ से निकल गया। इधर होटल में भी हड़कंप मच चुका था। स्टाफ और गेस्ट सब बाहर झांक रहे थे। होटल का मैनेजर, जो पसीने से भीगा हुआ था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके होटल में रात भर में ऐसा कौन सा तूफान आकर रुक गया है। रघुवीर भाग चुका था, लेकिन उसके जाने के बाद होटल के माहौल में और भी उथल पुथल मच गई। अब तक हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, विराट अंबानी। क्योंकि यह खबर फैल चुकी थी कि इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून इस होटल में रुका हुआ है। कॉरिडोर से लेकर लॉबी तक हर जगह भीड़ जमा होने लगी। होटल के गेस्ट कमरे से बाहर निकलकर झांकने लगे। स्टाफ के लोग काम छोड़कर दौड़े चले आए। रिसेप्शन पर तो मानो जैसे मेला लगा हो। देखो, वही है विराट अंबानी। इतने बड़े आदमी को पहली बार अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज तो होटल की किस्मत ही चमक गई। हर तरफ बस कानाफूसी की गूंज थी। वहीं दूसरी तरफ होटल का मैनेजर बुरी तरह पसीने पसीने हो रहा था। उसके लिए यह पल गर्व का भी था और डर का भी। गर्व इस बात का कि विराट अंबानी उसके होटल में ठहरे हैं, और डर इस बात का कि अगर इस ड्रामे की खबर बाहर मीडिया तक पहुंच गई तो होटल की कितनी बदनामी हो सकती है। मैनेजर धीरे धीरे भीड़ को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन लोग पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सबकी निगाहें बस एक दरवाजे पर टिकी थी, विराट अंबानी के रूम के बाहर। विराट खिड़की से बाहर झांककर भीड़ देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी ठंडी मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो कि यह सब तो होना ही था। वहीं तानिया भी हैरान थी कि जिस इंसान को वो सब को बस एक समान आदमी समझ रही थी, वो असल में इतना बड़ा नाम है जिसे देखने के लिए लोग पागल हो रहे हैं। विराट ने इंस्पेक्टर की ओर इशारा करते हुए कहा, इंस्पेक्टर, उस आदमी को किसी भी हाल में पकड़ो। उसके ठिकाने का पता इन लोगों से ले लो, और मैं चाहता हूं कि वह जेल की सलाखों के पीछे सड़े। समझ गए? इंस्पेक्टर ने तुरंत सलामी देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए सर, 24 घंटे के अंदर वह आदमी मेरी गिरफ्त में होगा और इन दोनों को
उसने सख्ती से इशारा किया। मैं सीधे जेल भेज रहा हूँ, अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। इतना कहते ही महिला कांस्टेबल ने सविता का हाथ पकड़ लिया और हवलदार ने अरविंद को दोनों को खींचते हुए दरवाजे तक ले जाया जा रहा था। सविता और अरविंद तड़प उठे। वे बार बार तानिया की तरफ देख रहे थे, जैसे आखिरी उम्मीद वहीं से थी। तानिया प्लीज, सविता चीखते हुए बोली, हमें माफ कर दे, एक बार, अब दोबारा गलती नहीं होगी। तू हमारी बेटी है, चाहे असली नहीं पर हमने पाला है, तू हमें जेल मत भिजवा। अरविंद भी रोते रोते चिल्लाया, तेरा एक भाई है तानिया, अगर हम गए तो वो अनाथ हो जाएगा। तू अपने माँ बाप को इस हालत में मत भेज। लेकिन तानिया का चेहरा सख्त था, उसकी आंखें भर आई मगर होंठ बंद रहे। उसने पलट कर भी नहीं देखा, बस अपनी नजरों को जमीन पर गड़ा लिया। उसकी खामोशी ही उसका जवाब था। सविता और अरविंद समझ गए कि अब उनकी चालाकियां, उनकी झूठी ममता सब खत्म हो चुकी है। तानिया का दिल पत्थर नहीं हुआ था, लेकिन उसके जख्म इतने गहरे थे कि माफी का कोई सवाल ही नहीं बचा था। वो दोनों जमीन पर घिसटते चिल्लाते रहे, लेकिन अब पुलिस उन्हें घसीटते हुए बाहर ले जा रही थी। और जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर की भीड़, मोबाइल, कैमरे और लोगों की फुसफुसाहट ने उन्हें सर से और डुबा दिया। देखो, ये वही लोग हैं, इन्हीं ने अपनी बेटी का सौदा किया था और सामने खुद विराट अंबानी खड़े हैं। सविता और अरविंद की नजरें झुक गईं। अब उन्हें समझ आ चुका था कि जिस इंसान को उन्होंने मामूली समझा, वह कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। कल रात का मंजर उन्हें याद आया, कैसे रघुवीर ने उनके कान भरे, तानिया के बारे में सब बताया और विराट पर इल्जाम लगाने की योजना रची। उन्हें लगा था कि तानिया को होटल से खींचकर वे अपनी इज्जत बचा लेंगे और विराट को ब्लैकमेल करके कुछ पैसे ऐंठ लेंगे, लेकिन खेल पलट गया। आज उनकी चाल ने उनकी ही जिंदगी बर्बाद कर दी। कंटिन्यू। क्या इंस्पेक्टर सचमुच 24 घंटे में रघुवीर को पकड़ पाएगा या रघुवीर अब कोई और चाल चलेगा? तानिया ने भले ही अपने नकली माँ बाप से मुंह मोड़ लिया हो, लेकिन क्या उसके असली माँ बाप की सच्चाई कभी सामने आएगी? अब जब होटल और मीडिया को पता चल चुका है कि विराट अंबानी यहाँ है, तो क्या यह मामला मीडिया की सुर्खियों से जाकर और बड़ा तूफान खड़ा करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए बेकाबू इश्क का अगला एपिसोड। बेकाबू इश्क एपिसोड 7। विराट अंबानी का नाम पूरे होटल में गूंज रहा था। भीड़ अब भी दरवाजे पर जमा थी। पुलिस सविता और अरविंद को ले जा रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अब डर की जगह पछतावा साफ झलक रहा था। तानिया ने नजरें फेर ली थी। उस एक नजर ने उन्हें यह बता दिया था कि अब उनके लिए उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं बची है। विराट ने तानिया की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में अब कोई मजबूरी नहीं थी। जैसे वह तय कर चुकी थी कि अब वह किसी के आगे नहीं झुकेगी। इंस्पेक्टर जाकिर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सर आप निश्चिंत रहिए, रघुवीर को पकड़ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 24 घंटे के अंदर वह मेरी गिरफ्त में होगा। जाकिर की बात पर विराट ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के भीतर तूफान चल रहा था। मन ही मन वह रघुवीर के लिए दूसरी सजा का नक्शा खींच चुका था। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी, जैसे अब किसी की दलील या सफाई उसके कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान दिख रही थी। जाकिर विराट की खतरनाक मुस्कुराहट देखकर समझ जाता है कि अब कुछ न कुछ उस आदमी यानी रघुवीर के साथ कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि विराट वह शख्स था जो गलती करने वालों को ऐसी सजा देता था जिसका पता किसी को नहीं चलता था। बस सजा पाने वाला ही जानता था कि उसे कैसी सजा मिली है। यह सोचकर ही जाकिर की रूह कांप गई। उसने झट से सलामी मारी और अपने हवलदारों के साथ सविता और अरविंद को लेकर बाहर निकल गया। होटल मैनेजर पसीने से लथपथ खड़ा था। उसकी हालत किसी अपराधी जैसी हो रही थी। भीड़ में से आवाजें आने लगी, देखो ये है विराट अंबानी, पहली बार सामने देखा है यार, ये तो फिल्मों के हीरो जैसा लग रहा है, लेकिन असली पावर तो इसके नाम में है। मैनेजर ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे आगे आया। सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे होटल में इतनी गंदगी फैल सकती है। आप बस एक इशारा करिए, मैं जो कहेंगे वही करूंगा। विराट ने बिना देखे कहा, तुम्हारे होटल में कौन आता है, कौन रहता है और यहाँ किस तरह के धंधे चलते हैं, सब मुझे पता है। फिलहाल चुप रहो, वक्त आने पर तुम्हें भी जवाब देना होगा। यह सुनते ही मैनेजर के पैरों तले जमीन खिसक गई। विराट ने तानिया की ओर मुड़कर देखा। वह अब भी खामोश बैठी थी, उसकी उंगलियां कांप रही थी। विराट उसके पास आया, उसके सामने झुका और धीरे से बोला, तानिया
अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है, लेकिन तुम्हें मजबूत बनना होगा। तुम चाहो तो अभी फैसला ले सकती हो, अपने पुराने रिश्तों को माफ करके पीछे लौट जाना या फिर मेरे साथ खड़े होकर इन सबको सजा दिलाना। तानिया ने सिर उठाया, उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन उनमें चमक थी। उसने धीरे से कहा, मैं अब पीछे नहीं लौट सकती, मैंने जो सहा है उसे दोबारा नहीं जी सकती। मैं चाहती हूँ कि रघुवीर को भी जेल हो और मेरी जिंदगी में फिर वह आदमी कभी वापस ना आ सके। और जहां तक मेरे माँ बाप की बात है, उन्होंने जो किया है उसके लिए अब कोई माफी नहीं है। विराट ने सिर हिलाया, यही चाहिए था मुझे। उधर रघुवीर भागकर शहर के अंधेरे इलाके में जा पहुंचा था। वह जानता था कि पुलिस अब उसके पीछे है। उसने फोन उठाया और किसी को कॉल किया। हेलो, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। कल की रात और आज का दिन दोनों ही खराब था। पता नहीं किस मुहूर्त में मैं 50 लाख में उस लड़की का सौदा किया था। पैसा भी गया, लड़की भी गई और अब पुलिस पीछे पड़ गई है। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। विराट अंबानी मेरे रास्ते में आ गया है, अब हमें उसे ही निशाना बनाना होगा। सामने से दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या विराट अंबानी, बिजनेसमैन विराट अंबानी के बारे में बोल रहे हो? रघुवीर ने कहा, हाँ, वह इस होटल में ठहरा हुआ था और उसने ही उस लड़की को बचाया है। रघुवीर ने आगे कहा, मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन भी उसी ने किया है और पुलिस वाले अब मेरे पीछे पड़े हैं। मैं किसी तरह वहां से बचकर भागा हूँ। रघुवीर ने कहा, मैं अपनी लोकेशन भेज रहा हूँ, आप जल्दी से यहाँ कार भेजो क्योंकि मेरे पास यहाँ कार नहीं है। इतना कहकर रघुवीर ने अपनी करंट लोकेशन फोन से व्हाट्सएप कर दी। करीब 15 मिनट बाद एक काली कार रघुवीर के भेजे गए लोकेशन पर आकर धीमे से रुकी। वह इधर उधर घबराई नजरों से देखने लगा, मानो किसी भी पल पुलिस उसे पकड़ लेगी। कार का दरवाजा खुला और रघुवीर तुरंत अंदर जाकर बैठ गया। जैसे ही गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी, उसका दिल की धड़कनें नॉर्मल हो गई, जैसे उसकी जान लौट आई हो। उसने लंबी सांस ली। करीब आधे घंटे के सफर के बाद कार एक आलीशान बंगले के सामने आकर रुकी। ऊंचे गेट, सुरक्षा कर्मी और बाहर खड़ी महंगी गाड़ियां इस बात का सबूत थी कि यह किसी बेहद ताकतवर आदमी का घर है। रघुवीर जल्दी से कार से उतरा और ड्राइवर के इशारे पर बंगले के अंदर चला गया। अंदर का नजारा और भी शानो शौकत से भरा था। विशाल हॉल, कीमती पेंटिंग और सोने चांदी की सजावटें देखकर साफ समझ में आ रहा था कि यहाँ रहने वाला शख्स कोई मामूली इंसान नहीं है। रघुवीर को जैसे ही कमरे के बीचों बीच गया, वहाँ एक आदमी सोफे पर बैठा मिला। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। उस आदमी ने मेज पर रखा गिलास जोर से पटकते हुए कहा, रघुवीर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आखिर वह लड़की तुम्हारे कब्जे से कैसे निकल गई? और सबसे बड़ी बात, वह विराट अंबानी जैसे आदमी के पास कैसे पहुंच गई? उसकी आवाज इतनी तेज और कड़वी थी कि रघुवीर के पसीने छूट गए। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि जवाब कैसे दे। सामने बैठा आदमी गुस्से से कांपते हुए आगे बोला, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुमने किससे पंगा ले लिया है? विराट अंबानी का नाम सुना तो होगा। वह सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, उसकी पहुंच सरकार और सिस्टम तक है और तुम उसकी नजरों में आ चुके हो। ये गलती तुम्हें पर बहुत भारी पड़ेगी। रघुवीर के हाथ कांप रहे थे, उसके होंठ सूख गए थे। उसे लग रहा था जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उसे एहसास हो चुका था कि उसने जिस खेल की बाजी शुरू की थी, अब वह उसकी जान पर भारी पड़ने वाली है। रघुवीर की घबराई हुई आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी और चेहरा पसीने से भीग गया था। वह बार बार अपने हाथों को मलते हुए बोला, जीजा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो लड़की इतने नखरे वाली और चालाक निकलेगी। मैंने तो उसे नशा भी कराया था, फिर भी वह मेरे हाथ नहीं आई, उल्टा बचकर निकल गई और सीधा उस विराट अंबानी के रूम पहुंच गई। अब बताइए मैं क्या करूं? मैं इस विराट अंबानी के गुस्से से कैसे बचूं? सामने बैठे पुष्पेंद्र की आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों झलक रहे थे। उसने धीरे से कुर्सी की टेक पर हाथ मारा और गहरी सांस खींचकर बोला, कुछ नहीं कर सकते हैं अब रघुवीर। अब तुम्हें कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होना ही पड़ेगा। या तो यह शहर छोड़कर या यह देश छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, वरना समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी का खेल खत्म है। विराट अंबानी कोई साधारण नाम नहीं है, वह एक ब्रांड है। ऐसा नाम जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े कलेक्टर, कमिश्नर, यहाँ तक कि मंत्री और सांसद तक उसकी बात काटने से डरते हैं।
उसकी पहुंच सरकार तक है और उसके दुश्मन कभी जिंदा नहीं रहते। तुम और हमारी औकात उसके सामने धूल से ज्यादा कुछ नहीं है। पुष्पेंद्र की आवाज जैसे जैसे गहराती गई, रघुवीर के चेहरे पर मौत का साया साफ नजर आने लगा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कांपती आवाज में उसने कहा, जैसा आप कहो जीजा जी, मैं वैसा ही करूंगा। मुझे बस जिंदा रहना है। मैं ना तो जेल जाना चाहता हूँ और ना उस विराट अंबानी के हाथों मरना चाहता हूँ। आप ही रास्ता बताइए, मैं भाग जाऊं जहां कहिए वहां, लेकिन इस शहर में अब एक पल भी नहीं रहूंगा। यह कहते हुए रघुवीर का गला सूख गया। उसे लग रहा था मानो उसकी सांसें गिन गिन कर चल रही हों और मौत किसी भी पल दरवाजा खटखटा सकती है। कंटिन्यू। क्या रघुवीर विराट के गिरफ्त में आएगा या उससे पहले ही वह यह शहर या देश छोड़कर चला जाएगा? क्या विराट पता कर पाएगा कि रघुवीर के पीछे किस आदमी का हाथ है जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या आप उस रघुवीर और विराट का आमना सामना होगा? जानने के लिए सुनते रहिए बेकाबू इश्क का अगला एपिसोड।